अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट नजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ बाय नजम। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के क्रिमिनल लीगल सिस्टम के बारे में और देखने वाले हैं कि एक फौजदारी केस किस तरीके से चलता है और किस तरीके से उसके मुख्तलिफ मराहिल तय होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना होगी वो ये है कि आखिर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या डिफरेंस है। जब भी हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो हम इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह एक शहरी को हुकूक हासिल होते हैं और वो दूसरे शहरियों से अपने जो भी मामलात हैं उनको किस तरीके से डील करेगा, जिसके लिए सिविल लॉ मौजूद होता है, जिसके अंदर आप दूसरे शहरियों के साथ किए गए लेन देन, किसी भी चीज़ की ख़रीद व फरोख्त और किसी भी चीज़ के मामलात, जिस तरह की शादी और ब्याह वगैरह के मामलात, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने के मामलात जो हैं वो आप सिविल लॉ के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इस सिविल लॉ को इस्तेमाल करते हुए अपने हकूक़ हासिल करते हैं। सिविल लॉ के अंदर अगर आपका हक बनता हो तो आपके हक के अंदर डिक्री जो है वो जारी की जाती है, जबकि इसके बरक्स जब क्रिमिनल लॉ को हम देखें तो हम किसी भी जुर्म की बात करते हैं कि मुआशरे के अंदर कोई भी ऐसा जुर्म जो उस मुआशरे के लिए जो नुकसानदेह हो उसको हम क्राइम कहते हैं और इसकी डील करने के लिए क्रिमिनल लॉ मौजूद होता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर इसको इस्तेमाल करना और क्रिमिनल लॉ किसी भी क्राइम को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। इसीलिए कोई भी क्रिमिनल लॉ हमेशा कोई भी क्राइम जो है वो हमेशा सरकार के ख़िलाफ़ होता है। जिस तरह के आप कोई भी केस अगर देखेंगे तो उसको फ़लाँ बनाम सरकार ही कहा जाता है, अरशद बनाम सरकार ही कहा जाता है। तो इससे मुराद ये होती है कि सरकार ही इसका ज़िम्मेदार है और सरकार ही का काम है कि वो इंसाफ लेकर सामने आए और इंसाफ के साथ उस क्राइम को रोकने की कोशिश करे। क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स किस तरीके से काम करती है, मतलब कि आपने किस कोर्ट में जाना है और किस कोर्ट से आपको क्या क्या रिलीफ हासिल होना है। तो सबसे अगर पहले हम देखें तो हमारे पास है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ये सबसे लोअर कोर्ट्स होती हैं जो कि किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर बहुत अहमियत हासिल करती हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को एक ख़ास इलाका जो है वो मार्क कर दिया जाता है, यानी कि जो कि थाना वाइज होता है, मतलब कि इस थाने की हदूद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि जो जौहर टाउन का थाना है वो उसके जितने भी मामलात होंगे वो किसी ना किसी एक मजिस्ट्रेट साहब को ही मार्क होंगे। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास थाने मौजूद होते हैं, बाज़ दफ़ा एक थाना होता है, बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा थाने भी होते हैं। तो होता ये है कि इस थाने के अंदर जो भी जुर्म होगा, इस थाने के अंदर जो भी एफआईआर होगी, इस थाने के अंदर जो भी ऑफेंस होगा, इस थाने की हदूद के अंदर जो भी ऑफेंस होगा वो एक ही मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा। तो बाज़ इलाकों में जिस तरह के बड़े शहर अगर हम देखें तो उनके अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स अलग-अलग होती हैं, लेकिन अगर आप कहीं छोटे इलाकों में चले जाएं, छोटे शहरों के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर एक ही जज साहब होते हैं जो एट द सेम टाइम सिविल जज भी होते हैं और साथ साथ मजिस्ट्रेट भी होते हैं। यानी कि जब उनके पास कोई भी क्रिमिनल केस आता है तो उसको मजिस्ट्रेट का नाम दिया जाता है और इस तरीके से जब भी कोई उनके पास सिविल केस आता है तो उनको सिविल जज का नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ कोर्ट्स के जो चार्जेस होते हैं वो एक ही कोर्ट को दे दिए जाते हैं। ओवरऑल इनका रैंक जो है वो सेम ही होता है, लेकिन जो है क्रिमिनल कोर्ट्स या क्रिमिनल लॉ के मुताबिक इनको मजिस्ट्रेट कहकर मुखातब किया जाता है। इसके बाद हमारे पास पेश आती हैं सेशन कोर्ट्स, जो कि एक दिस इज़ आल्सो ए ट्रायल कोर्ट, जिसके अंदर कई मामलात जो हैं जिस तरह के मर्डर केसेस और रेप केसेस वगैरह ये डायरेक्टली जो हैं वो सेशन कोर्ट के अंदर ही पेश किए जाते हैं और इनका जो चालान वगैरह है वो भी सेशन कोर्ट ही डिटरमिन करता है। सेशन कोर्ट एट द सेम टाइम ट्रायल कोर्ट भी है और अपेलेट कोर्ट भी है कि अगर कोई दूसरे केसेस जो कि मजिस्ट्रेट साहब ने डिसाइड कर दिए हैं उनकी अपील आपकी सेशन कोर्ट के पास जाएगी। और इसके अलावा अगर कई केसेस की नौयत ऐसी है कि वो डायरेक्टली सेशन कोर्ट खुद सुनने वाला है तो सेशन कोर्ट वहाँ पर एज अ ट्रायल कोर्ट काम करते हुए वहाँ पर ट्रायल को भी सुनना शुरू कर देगा। तो सेशन कोर्ट्स
और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को हम हमेशा ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और अपीलेट कोर्ट जो कि हाई कोर्ट मौजूद होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो भी सेशन कोर्ट्स की अपील होंगी वो उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगी। हाई कोर्ट की जो है वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है, जहाँ पर कानूनी निकात के ऊपर सिर्फ जो है अपील या रिवीजन की पावर्स जो हैं वो होती हैं, और हाई कोर्ट उन अपील और रिवीजन को लीगल और टेक्निकल मसाइल को देखते हुए फैसला फरमाता है। इसी तरीके से अगर हम हाई कोर्ट की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं। तो हमने देखा कि लीगल सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे पास मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, फिर सेशन कोर्ट्स हैं, फिर इसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स हैं। क्रिमिनल लीगल सिस्टम को समझने के लिए एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है ये बेसिकली दो किस्म की टाइप के अंदर डिवाइड है। एक जो है उसको बेल कहा जाता है, या आप उसको प्री ट्रायल कह लें, और इसी तरीके से एक जो है वो मेन चलान केस या चलान ट्रायल कहलाता है। तो ये दो किस्म की डिवाइडेशन है इसके अंदर, बेल और चलान ट्रायल। तो ये दोनों अलग-अलग चलते हैं। आम तौर के ऊपर बेल जो है वो पहले हो जाती है, और जिसके अंदर बेल के अंदर फिर आगे प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसी तरीके से बाद में जब चालान केस का आ जाता है, जो अमूमन थोड़ा सा लेट होता है FIR होने के बाद, यानी कि जब उस केस की तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद उस केस का चालान पेश किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल यानी कि ज़मानत के बारे में। किसी भी क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर बेल की एक बहुत अहमियत हासिल होती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बेल को कंटेस्ट करना या बेल हासिल करना एक बहुत बड़ा मार्का समझा जाता है। बेल के अंदर होता ये है कि जब कोई भी FIR दर्ज होती है तो उसके फ़ौरन बाद जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अदालत से ज़मानत हासिल करना होती है। अगर वो कोई भी प्री अरेस्ट बेल हासिल करते हैं, मतलब कि अभी वो उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, तो वो प्री अरेस्ट बेल, ये रूल आप हमेशा याद रखें कि प्री अरेस्ट बेल हमेशा सेशन कोर्ट के पास दायर होती है, और सेशन कोर्ट ही प्री अरेस्ट बेल का जो है वो हुक्म जारी करते हैं। ताहम अगर मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है तो पुलिस उसका रिमांड हासिल करती है। तो रिमांड के अंदर भी फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड होता है, पुलिस हमेशा जाती है और फ़िज़िकल रिमांड की जो है वो इस्तदा देती है। वो जो फ़िज़िकल रिमांड है वो वही मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे लोअर कोर्ट्स होती है क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर। जिस थाने के अंदर वो पर्चा दर्ज है उसी मजिस्ट्रेट के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उनको पेश करना ज़रूरी होगा। तो जब वो 24 घंटे के अंदर उनको पेश करेंगे तो उनका रिमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों वकील साहबान जो हैं वो एक रिमांड को कॉन्टेस्ट करेगा कि इसको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाए बजाय के फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर। फ़िज़िकल रिमांड का मतलब ये होगा कि वो उस शख्स से भी तफ्तीश की जारी है और वो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद रहेगा। ताहम अगर उसका जुडिशल रिमांड कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल दायर हो सकती है। उसका मतलब ये होता है कि इस शख्स की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, इसको अब जेल के अंदर भेज दिया जाए। तो जैसे ही जो है वो जुडिशल रिमांड का ऑर्डर हो जाता है उसके फ़ौरन बाद ही आप जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल दायर कर सकते। तो बेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बेल हमेशा जो है वो दोबारा दायर होती है, मतलब कि उसके अंदर अपील नहीं होती। मतलब अगर आपको मजिस्ट्रेट से बेल नहीं मिल रही तो आप दोबारा जो है वो अपनी बेल सेशन कोर्ट के अंदर दायर करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होती तो आप दोबारा जो है वो बेल जो है हाई कोर्ट और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करेंगे। मतलब इनकी अपील नहीं होती, ये अलहदा से जो है वो फ़ाइल होती है। इसी तरीके से बेल के बाद हम आ जाते हैं चलान ट्रायल के ऊपर कि जब भी कोई मुकदमा होता है उसकी तफ्तीश मुकम्मल होकर एक बाकायदा चालान बनना ज़रूरी होता है। वो चालान अदालत के अंदर पेश किया जाता है जिसके अंदर पुलिस अपनी फाइंडिंग देती है कि क्या आया उनके मुताबिक ये मुलजिम जो है उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया। तो अगर उसने वो उनके मुताबिक वो बेगुनाह है तो चालान के अंदर उनको बेगुनाह करके पेश कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है जज साहब उसके साथ एग्री करते हुए उस मुलजिम को डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब कि उस केस के अंदर से निकाल देते हैं। अब उसको किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग का फेस नहीं करना पड़ता।
लेकिन अगर पुलिस की जानिब से उसको गुनाहगार कर दिया गया है तो फ़ौरन ही जो है मुल्ज़मान को तलब कर दिया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। मतलब उनको पढ़ कर सुनाया जाता है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि आप लोगों ने ये काम किए हैं या नहीं किए। तो ऑब्वियसली कोई भी जो है वो मुजरिम होगा तो वो यही कहेगा, मुल्ज़िम होगा कि जी मैंने ये काम नहीं किया। तो उसके बाद जो है वो ट्रायल की बाकायदा प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर उसके बाद उसके ख़िलाफ़ गवाहान पेश किए जाते हैं और उनके ऊपर मुल्ज़िम का वकील जो है वो जरा करके उसको डाउटफुल करने की कोशिश करता है कि इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं और ये मेरे ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। ट्रायल के अंदर मुल्ज़िम की ये ज़िम्मेदारी होती है वो केस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेंट पेश करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो केस को डाउटफुल बनाता जाए ताकि उसको इस केस के अंदर सज़ा ना हो। इसी के बाद जो है उस शहादत मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िम को एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो है वो सफाई पेश करे। अगर वो को अपने गवाहान पेश करना चाहता है तो वो अपने गवाहान पेश करे और उसके बाद वो अपनी बेगुनाही को साबित करे। इसी के साथ साथ फिर इसके बाद जो है उस केस की पूरी एक जजमेंट जो है जजमेंट की स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ एक बाकायदा फ़ैसला सुनाया जाता है, जिसके अंदर अगर तो उसको सज़ा दी जानी हो तो उसकी तमाम वजूहात लिख कर, तमाम वाक़यात जो हैं वो केस के लिख कर और वकला की गुफ्तगू को देख कर अपनी फ़ाइंडिंग जज साहब देते हैं। इस तरीके से अगर उसको बेगुनाह भी करार देना हो तो ये तमाम चीज़ें, तमाम रीज़न्स जो हैं वो अपने फ़ैसला के अंदर लिखना ज़रूरी होती हैं। और इसी तरीके से अगर तो सेशन कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है तो उसकी अपील हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये फ़ैसला है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील भी पहले सेशन कोर्ट के पास जाएगी और फिर वहाँ से होती हुई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है और इसके कौन कौन से मुख्तलिफ स्टेप्स इस वक्त मौजूद हैं। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और अपना कोई भी जो है लीगल क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया।